शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी बितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ अतीत में दबे पांव, जिसे लिखा है ओम थानवी जी ने। आज हम इसके सबसे आखिरी अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर चर्चा करें। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक ने यह महसूस किया है, लेखक को यह बात खास दिखी है कि वहाँ के अजायब घर में अर्थात संग्रहालय में प्रदर्शन करने के लिए जो चीज़ें रखी गई है उनमें औजार दिखाई देते हैं, परंतु कोई हथियार नहीं दिखाई देता, अर्थात अस्त्र शस्त्र नजर नहीं आता। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। अर्थात एक राजा के शासनकाल में जिस प्रकार के हथियार देखे जा सकते हैं, ऐसे हथियार न तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर के हरियाणा तक कोई भी सिंधु सभ्यता में उन हथियार को देखने के लिए नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो विद्वान हैं कि उस समय की जो शासन व्यवस्था है या सामाजिक प्रबंध के लिए जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे वह किस प्रकार था, तो उसको समझने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। लेखक का कहना है कि भले ही वहाँ पर अनुशासन बना करके चलते थे, लेकिन शायद शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, अर्थात वहाँ के लोगों को नियंत्रित रखने के लिए शायद सैनिक सत्ता की आवश्यकता न पड़ी हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था। फिर भी वहाँ पर अनुशासन था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। मतलब इन सभी चीज़ों में जो एक रूपता दिखाई दे रही थी, इसको देखकर कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा जरूर था जो उन सबको स्थायी बनाया हुआ था। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व अर्थात शासन या दिखावे के तेवर का नदारत होना, अर्थात दिखाने के लिए जो नजरिया गायब हो जाती है वह। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राज प्रसाद मिले हैं न मंदिर, अर्थात जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें न तो वैभव संपन्न राजाओं के महल मिले हैं और न ही कोई मंदिर मिला है। न राजाओं महंतों की समाधियां, अर्थात न तो किसी राजा या महंत की समाधि मिली है। अब महंत कहने पर वह सन्यासी जो अपने समाज अथवा किसी मठ का प्रधान होता है। यहाँ के जो मूर्ति शिल्प हैं छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश अर्थात राजा के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे कोई छोटे सिरपैंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सिरपैंच कहने पर तो पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला होता है, और तो और उन लोगों की नावें, उन लोगों के द्वारा जो नाव इस्तेमाल किया जाता था बनावट में मिस्र की नाव जैसे होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, अर्थात कम सुर्खियों में रहने वाला सभ्यता। लघुता में भी महत्ता अनुभव कराने वाली, मतलब छोटे होते हुए भी अपने महत्व को दूसरों को महसूस कराने वाली संस्कृति थी।
मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उस सभ्यता में सबसे बड़े शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए, मतलब उसके जो साधन हैं और व्यवस्था हैं उनको देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी उनकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, मतलब वो दिखावे नहीं करते रहे होंगे। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। उनकी सूझबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं, अर्थात उनकी जो लिपियां हैं आज भी लोगों की समझ में नहीं आती है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था, मतलब उस समय के जो लोग रहे होंगे कला प्रिय रहे होंगे और अपनी जो परिष्कृत रुचि है अर्थात स्वाद है उस स्वाद को ज़्यादा महत्व देते होंगे। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, उत्कीर्ण मतलब जो उकेरे गया आकृतियाँ हैं, खिलौने, केश विन्यास मतलब बालों को सजाने का ढंग तौर तरीका, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप मतलब सुंदर अक्षरों में लिखा जाना सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है, मतलब प्रकट करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, मतलब उसके सौंदर्य को ज्ञान कराता है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, मतलब पूरे लोगों के द्वारा यहाँ का पालन पोषण होता रहा था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है, मतलब कला में विराटता है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयां भी खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिले हैं, मतलब कुछ सुइयां भी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यह बात साबित करती है। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। अब काशीनाथ दीक्षित कौन है? तो काशीनाथ नारायण दीक्षित भारतीय पुरातत्व के विद्वान थे और इन्होंने मोहनजोदड़ो तथा पहाड़पुर के पुरातात्विक उत्खनन कार्य का निर्देशन किया। वे पुरातत्व के तीनों अंगों लिपि, अभिलेख तथा मुद्रा शास्त्र के विशेषज्ञ थे और अपने भारतीय संग्रहालयों का अखिल भारतीय संघ स्थापित भी कराया था। तो काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी अर्थात कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला में काम आती होगी। याद करें नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है, आपने चित्र में देखा होगा। तो आकर्षक गुलकारी की गई है। अब गुलकारी क्या है? मतलब वही कसीदाकारी जो है उसमें की गई है, चित्र अंकित करने की जो कला है दिखाई गई है, वाला दुसाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक, अजरक कहने पर अजरक सिंध, कच्छ, बाड़मेर आदि में निर्मित एक विशेष प्रकार की ब्लॉक प्रिंट शाल का नाम है। समय के साथ अजरक सिंध संस्कृति की पहचान बन गई है, मतलब वही दुसाला सिंध की खास पहचान बन गया है। पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बात का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुई भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, अतः मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है, मतलब वहाँ पर जो है उसी को बचा करके रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।